राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। हेलो एवरीवन। सो 100 शौर्य के दिमाग की बत्ती जली। वह युवान की तरफ देखते हुए जीविका की तरफ इशारा करते हुए धीरे से बोला, भाई क्या ये मेरी होने वाली भाभी है? शौर्य ने तो मन ही मन जीविका को अपनी भाभी मान ली थी। जीविका को देखकर वह समझ गया कि क्यों उसका भाई जीविका के पास खड़ा है और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है, प्यार की चमक। युवान भी शौर्य के कानों में फुसफुसाते हुए बोला, ये मेरी होने वाली भाभी है क्योंकि मैंने इन्हें जीविका दी कहा है ना। शौर्य सवालिया नज़रों से युवान को देखने लगा। युवान उसकी तरफ देखते हुए बोला, देखो आज अनय भाई की जिस लड़की से हल्दी होने वाली है उन्हें भी मैं पहले दी बुलाता था और अब वो मेरी भाभी बनने वाली है और इस लहजे के हिसाब से जीविका दी को भी मैं दी बुलाता हूँ तो वो भी पक्का हमारी भाभी बनने वाली है। शौर्य युवान की तरफ देखते हुए बोला, तू और तेरा लॉजिक आज भी वैसी की वैसा है। युवान शौर्य की तरफ देखते हुए बोला, और नहीं तो क्या। शौर्य एक नज़र जीविका को प्यार से देखने लगा। वह सच में बहुत क्यूट और प्यारी थी। शौर्य को उसकी होने वाली भाभी बहुत पसंद आई। विवेक ने यह नोटिस कर लिया कि शौर्य जीविका को देख रहा है। ये फील करके वह खा जाने वाली नज़रों से शौर्य को घूरने लगा। युवान जो यह देखकर मन ही मन हंसी आ रही थी, वह शौर्य के कंधे पर हाथ रखकर बोला, शौर्य यार क्या कर रहा है? अपनी होने वाली भाभी को अपने भाई के सामने ही खुलेआम देख रहा है। जरा अपने भाई की तरफ देख, एक नज़र देख जो अपनी प्यार भरी निगाहों से तुझे घूर रहे हैं। युवान की बातें सुनकर शौर्य ने विवेक की तरफ देखा तो वह उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था, जिसे देखकर शौर्य ने फेस पर स्माइल आ गई। बस उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि जीविका उसकी होने वाली भाभी है, क्योंकि उसके भाई आज तक किसी भी लड़की के लिए इस तरह से पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव नहीं हुए थे। विवेक को इस तरह देखकर शौर्य के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। विवेक ने यह नोटिस कर लिया। उसकी इस स्माइल का मतलब विवेक अच्छी तरह समझता था कि उसका भाई अब कोई ना कोई कुरापा जरूर करेगा। शौर्य ने जीविका की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वहाँ पर खड़े अन्य और युवान की निगाहें शौर्य की तरफ चली गईं। यक्षित को एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था, इसलिए वह उसे अटेंड करने साइड में चला गया था। जीविका भी हैरानी भरी निगाहों से शौर्य को अपनी तरफ आते देख रही थी। तब तक उसे अंदाज़ा हो चुका था कि ये विवेक का छोटा भाई है। विवेक अपनी आंखें छोटी करके शौर्य को जीविका के पास जाते हुए देख रहा था। वह उसके सामने खड़ा हो गया और क्यूट सी शक्ल बनाकर बोला, हेलो होने वाली भाभी, मैं आपका क्यूट सा प्यारा सा देवर शौर्य हूँ। आपकी शादी के बाद हम दोनों मिलकर भाई की बैंड बजाएंगे। विवेक को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शौर्य को घूरने लगा। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई और वो जीविका को साथ मिलकर उसकी बैंड बजाने का तुला हुआ था। वही शौर्य की बातें सुनकर जीविका ने एक नज़र विवेक की तरफ देखा। उसके फेस पर एक्सप्रेशन देखकर जीविका की हंसी छूट गई। वह हंसते हुए प्यारी लग रही थी। विवेक ने उसे हंसते हुए देखा तो खा जाने वाली नज़रों से जीविका को देखा, जिससे उसकी हंसी एकदम से गायब हो गई। और ये देखकर शौर्य जीविका की तरफ देखते हुए बोला, भाभी आपने स्माइल करना बंद क्यों कर दिया? आपको पता है आप हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हैं, बिल्कुल मेरी तरह। क्यूटनेस के मामले में युवान भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वह भी जीविका की तरफ देखते हुए बोला, और मेरी तरह भी। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को देखकर वन्या मन ही मन स्माइल करने लगी। साथ ही उनकी प्रिंसेस को हंसता देखकर वन्या के दिल को सुकून मिल रहा था। जीविका स्माइल करते हुए शौर्य से हैंडशेक करते हुए बोली, हेलो शौर्य, मेरा नाम जीविका है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें पता है तुम बहुत क्यूट हो। ये बोलते उसने शौर्य के गालों को आहिस्ता से पिंच कर लिया। ये देखकर विवेक का तो दिल ही चल गया। उसे अपने ही भाई से जलन होने लगी, क्योंकि जीविका ने अब तक ये उसके साथ भी नहीं किया था। और वो जेलस होकर जीविका और शौर्य के पास जाने लगा। उसने जीविका के हाथ अपने हाथ से में लिया और उसे घूरते हुए बोला, भाभी आप बहुत ही प्यारी और क्यूट सी हैं, हम दोनों साथ में बहुत मस्ती करेंगे। शौर्य नहीं है बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह का। उसने अभी भी जीविका का हाथ पकड़ा हुआ था,
ये देखकर तो विवेक जल भुनकर कोयला हो गया। वह जीविका के पास आकर एक पॉजेसिव हस्बैंड की तरह शौर्य का हाथ जीविका के हाथ से हटाते हुए जीविका का हाथ पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, तुम ये बात दूर रहकर भी बोल सकते हो ना। जीविका तो विवेक को देखते ही रह गई। उसे लगा नहीं था कि विवेक उसके लिए इतना पॉजिटिव है कि अपने छोटे भाई से भी जल रहा है। अनय दोनों भाइयों की नोक झोंक देखकर स्माइल करने लगा। शौर्य अनय की तरफ देखते हुए बोला, अनय भाई, कहीं से जलने की बदबू आ रही है। ये बोलते हुए जानबूझकर विवेक की तरफ अपनी नाक ले जाकर कुत्ते की तरह सूंघने लगा। उसकी ये नौटंकी देखकर वहाँ मौजूद सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। विवेक उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा। वहीं दोनों भाइयों की ऐसी हरकत देखकर जीविका भी मुंह दबाकर हंसने लगी। विवेक एक नज़र घूरकर जीविका को भी देखता है और उसके कानों की तरफ झुकते हुए बोला, बहुत हंसी आ रही है ना, तुम्हें बाद में बताऊंगा। जीविका की हंसी विवेक की बातें सुनकर गायब हो जाती है। वह भी उसे घूरते हुए धीरे से बोली, मत भूलिए कि मैंने अभी आपसे नाराज़ हूँ और अब तो शौर्य भी मेरे साइड है, तो आप मुझे यूँ धमकाना बंद कर दीजिए। विवेक तो अपनी बड़ी बड़ी आँखों से जीविका को देखने लगा। उसे अपने भाई पर अब गुस्सा आने लगा क्योंकि जीविका को उसने अभी भी अपनी तरफ कर लिया था। अभी से अन्य दोनों की इस तरह देखकर उन्हें टीस करते हुए बोला, विवेक यार, यहाँ हम सब भी हैं। अगर तुम दोनों को रोमांस करना है तो अकेले में जाकर करो, यहाँ सबके सामने नहीं। अनय की बातें सुनकर जीविका शर्म से पानी पानी हो गई। उसे इस वक्त बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रहा था, इसलिए वे विवेक से थोड़ा दूर खिसक गई। वहीं विवेक खा जाने वाली नज़र से अजय की तरफ, अनय की तरफ देखते हुए जीविका को खुद से करीब कर लेता है। विवेक की इंटेंस नज़रों को महसूस कर अनय की बत्ती सी गायब हो गई। वेद भी अपने दादू के पास से दौड़ते दौड़ते अपनी मम्मा के पास जाने लगा। वेद को देखकर शौर्य के फेस पर स्माइल आ गई। वेद अपनी मम्मा के पास आकर मम्मा मम्मा कहते हुए इनके पैरों से लिपट गया और तब तक यक्षित भी कॉल अटेंड करके वापस आ चुका था। शौर्य यक्षित के पास गया और उसकी तरफ देखते हुए यक्षित भाई बोलकर उसके गले लग गया। यक्षित के फेस पर स्माइल आ गई और उसने भी शौर्य को गले लगा लिया। फिर वह वन्या की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए एक नज़र यक्षित की तरफ देखकर बोला, यक्षित भाई, क्या ये मेरी। उसने इतना ही कहा था कि यक्षित अपनी पलकें झपकाते हुए बोला, ये तुम्हारी भाभी हैं। ये सुनकर शौर्य के फेस पर स्माइल आ गई। वह वन्या को ग्रीट करते हुए उनसे हैंडशेक कर लिया। वन्या वेद को अपनी गोद में लिए हुए अपने एक हाथ से शौर्य के सिर पर प्यार से सहलाते हुए उसके बगल में खड़े युवान की तरफ एक नज़र देखकर बोली, शौर्य, तुम्हें पता है तुम और युवान दोनों कार्बन कॉपी लगते हो। वन्या की बातें सुनकर युवान और शौर्य के फेस पर स्माइल आ जाती है। वन्या शौर्य की तरफ देखते हुए बोली, तुम मेरी बहन के होने वाले देवर हो, इसलिए मेरी बहन के चेहरे पर स्माइल लाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। शौर्य स्माइल करते हुए बोला, डोंट वरी भाभी, ये होने वाला देवर अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाएगा। भाभी मैं और जीविका भाभी दोनों मिलकर भाई की बैंड बजाएंगे। यह बोलते हुए वह वन्या को सामने दांत दिखाने लगा। वहीं विवेक खा जाने वाली नज़रों से शौर्य को घूरने लगा। वह अभी भी जीविका को हाथ पकड़े हुए था। जीविका अभी विवेक को देखती तो कभी शौर्य को। वन्या स्माइल करते हुए इनके गालों पर पिंच कर लेती है। फिर शौर्य का ध्यान क्यूट वेद पर गया। वह उसके गुलाबी गालों को आहिस्ते से पिंच करते बोला, चैम, आप कैसे हो बेटा? आपको पता है ना मैं कौन हूँ? दरअसल वेद ने शौर्य को तब देखा जब वेद काफ़ी छोटा था, इसलिए उसे जहन में शौर्य की यादें धुंधली हो गई थीं। वेद अपने मुंह से उंगली डाले अपनी टिमटिमाती आंखों से शौर्य की तरफ देखने लगा। युवान समझ गया कि वह अपने शौर्य चाचू को पहचान नहीं पा रहा है। वह वेद के पास गया तो अपनी मम्मा के गोद में था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, वेदू बेटा, ये आपके शौर्य चाचू हैं। आपको याद है आप जब छोटे थे, बेबी थे, तो शौर्य चाचू आपको चॉकलेट्स खिलाया करते थे। युवान की बातें सुनकर वेद को शौर्य की यादें ताज़ा हो गई। उसके चेहरे पर एक चमक आ गई और वह शौर्य की तरफ अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए बोला, छोले तातू। वेद की क्यूट क्यूट बातें सुनकर शौर्य ने उसे अपनी गोद में उठा लिया
और उसके प्यारे प्यारे गालों पर किस कर दी। वह वेद के गोद के लिए हुए ही अनय के पास गया और मुंह फुलाकर कहा, अनय भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। अनय शौर्य की तरफ देखते हुए बोला, पर क्यों छोटे, तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया तुम्हें नाराज़ कर देने वाला। शौर्य मुंह लटकाए बोला, अनय भाई, आपने अपने प्यारे भाई को अपनी ही शादी में इनवाइट नहीं किया। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। अनय शौर्य की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ी पता था कि तुम मेरी शादी की न्यूज़ सुनकर डायरेक्ट लंदन से मुंबई लैंड करोगे। मुझे लगना नहीं था आने वाले हो, इसलिए नहीं बुलाया। पर शौर्य का मुंह अभी भी फुला हुआ था। वेद बड़े ध्यान से शौर्य के फूले हुए चेहरे को नोटिस करते हुए उसके छोटे छोटे उंगलियों से उसके गालों को छूने लगा। ये करते हुए वह बहुत क्यूट नज़र आ रहा था। अने अपने फूले हुए गालों को हवा निकालते हुए बोला, चलो अब मुंह फुलाना बंद भी करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वापस आकर तुम्हें 3 भाभियाँ मिल गईं। ओह सॉरी, फूले गालों से हवा निकालते हुए बोला। अने की बातें सही थी। शौर्य के जान पर बहुत खुश था कि उसके तीनों भाइयों की लाइफ पार्टनर मिल गई। वेद शौर्य के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, हाँ चलो तातू, आप मुंह फुलाना बंद करो। अच्छे कल के आप भालू लगते हो। ये बोलते हुए वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से उसे देखने लगा। एक बार फिर सभी शौर्य पर हंस देती हैं और शौर्य का मुंह बन जाता है। वन्या जीविका की तरफ देखते हुए बोली, जीविका, चलो हम दृष्टि को देख कर आए, वो रेडी हुई या नहीं। जीविका ने भी हाँ में सिर हिला दिया और मैंशन के अंदर की तरफ जाने लगी। दृष्टि एक कमरे में तैयार हो रही थी। उसने पिंक एंड येलो कलर की कॉम्बिनेशन वाला एक बेहद ही खूबसूरत साड़ी पहना हुआ था। साथ में फ्लोरल ज्वेलरी भी कैरी की हुई थी। उसने साड़ी और ज्वेलरी तो पहन ली थी, ब्लाउज़ की डोरियां बांधने में उसे परेशानी हो रही थी। यह वन्या और जीविका को कोसते हुए बोली, कहाँ रह गई ये दोनों सिस्टर्स। तभी उसे कमरे में दरवाज़ा खुलता हुआ महसूस हुआ। वह उस तरफ देखते हुए ही बोली, कहाँ रह गई थी दोनों के दोनों, अब जल्दी से ब्लाउज़ की डोरियां बांधने में मेरी हेल्प करो। तभी कोई आकर उसे पीछे से हक कर लेता और पहले तो दृष्टि घबरा जाती है, फिर बाद में उसे पता चलता है कि ये एहसास किसका है। वह सामने की तरफ देखते हुए बोली, अने, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से, कोई आ जाएगा। अने ने नाम में सिर हिला देता है और यूं ही दृष्टि को अपनी भाव में थामे हुआ था। वह आहिस्ते से दृष्टि के कान के नीचे किस कर लेता है और उसकी मदहोश भरी आवाज़ में उसके कान के पास अपने होठ ले आकर बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अने के इस तरह कहने से दृष्टि एकदम से सिहर गई। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप जाइए यहाँ से, मुझे रेडी होना है। अने भी उसकी तरफ देखते हुए बोला, चला जाऊँगा अगर तुम मुझे एक किस दे दो तो। दृष्टि उसकी तरफ घूरते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, चले जाइए यहाँ से। पर अने नहीं माना। वह दृष्टि के दोनों कंधों को पकड़कर अपने आगे करते हुए उसकी ब्लाउज़ की डोरियां बांधकर उसके कंधे को आहिस्ते से चूम लिया। इस एहसास में दृष्टि की आंखें बंद हो गईं। अने ने दृष्टि के दोनों कंधों को पकड़कर अपने सामने किया, बारी बारी से उसके बंद आंखों को चूमते हुए उसके माथे को भी आहिस्ते से चूम लिया, फिर उसके दोनों गालों को भी चूम लिया। वह दृष्टि के कान के पास अपना होठ लेकर जाकर मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, जान, तुम नहीं जानती, तुम्हें इस तरह देखकर मैंने खुद को किस मुश्किल से कंट्रोल किया है। अगर थोड़ी देर और तुम मेरे सामने रही तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। मेरा मन तो कर रहा है कि अभी के अभी तुम्हें खा जाऊँ। ये बोलते हुए वह दृष्टि को ईयरलोब को काट लेता है। अनय की रोमांटिक बातें सुनकर दृष्टि के चेहरे ब्लश करने वाली स्माइल आ जाती है। उसने अपनी नज़रें झुका रखी थी। उसकी इस अदा पर अनय फिदा हो गया। उसे लगा था कि उसकी दृष्टि उससे सिर्फ लड़ाई करना जानती है, पर वह उससे शर्माती भी है, ये धीरे धीरे पता चल रहा था। अनय को दृष्टि का ब्लश वाला फेस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। वह दृष्टि के गुलाबी गालों पर आहिस्ते से काट कर उसके करीब रहते हुए बोला, पर मैं तुम्हारी फर्स्ट नाइट तक वेट कर सकता हूँ।
पर उस दिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए अपनी प्यार भरी नज़रों से दृष्टि को देखने लगा। दृष्टि उसकी आंखों में खुद को पाने और कभी ना खत्म होने वाला जुनून साफ साफ देख पा रही थी। पर इन्हें की नज़रें तो तपिश को सहन नहीं कर पाई और शर्माते हुए खुद को अनय के सीने में छिपा लेती है। अनय अपने हाथ दृष्टि की खुली कमर पर होते हैं और उसे सहला रहे थे। थोड़ी देर यूं ही दृष्टि को अपनी बाहों में समेटते रहने के बाद अनय आहिस्ता से दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, बेबी तुम मुझे किस कर रही हो या नहीं? दृष्टि ने ना में सिर हिला दिया। अनय उसके चेहरे की तरफ देखते हुए ही बोला, नहीं। दृष्टि ने एक बार फिर ना में सिर हिला दिया। अनय अपने हाथ में दृष्टि की चिन्ह को थाम कर उसके चेहरे को अपने होठ के करीब लाते हुए बोला, कोई बात नहीं, अनय सिंह राजावत अपना हक लेना अच्छे से जानता है। ये बोलते हुए अपने होठों को दृष्टि के मुलायम होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा। 10 मिनट की डीप किस के बाद जब दृष्टि की सांसें लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो अनय ने उसे रिलीज़ कर दिया। अनय की इस किस से दृष्टि की दोनों गाल गुलाबी हो गए। तभी दरवाजे पे कोई नॉक करने लगा। दृष्टि अनय की तरफ देखने लगी पर वहाँ पर ऐसी छिपने की जगह भी नहीं थी कि दृष्टि उसे कहीं छिपा सके। इसलिए वह बाहर जो भी हो, अनय को बाहर तो इसी दरवाजे से ही जाना था। पर इससे पहले कि वह दरवाज़ा खोलता, दृष्टि ने उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर लगी अपनी लिपस्टिक के निशान को टिश्यू पेपर से साफ कर उसे डस्टबिन में फेंक देती है। अनय दरवाज़ा खोलता है तो सामने जीविका और वन्या खड़ी हुई थी। अनय को उस कमरे में देख जीविका और वन्या दृष्टि की तरफ देखते हुए टीज करने वाली स्माइल करने लगती हैं। वन्या दृष्टि को छेड़ते हुए बोली, तभी मैं सोचूं दरवाज़ा खुलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। अनय एक नज़र वन्या की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। बकरा बन जाती है दृष्टि, जिसे अब वन्या और जीविका टीज करते करते ही मारने वाली थी। अनय को जाने के बाद वन्या जीविका के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, दृष्टि तू भी ना अनय से एक पल भी दूर नहीं रह जाता तुझसे। सॉरी, यहाँ पे दृष्टि आना चाहिए। अनय के जाने के बाद वन्या दृष्टि के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, दृष्टि तू भी ना अनय से एक पल भी दूर नहीं रह जाता तुझसे। ये बोलते हुए वन्या लिपस्टिक के लेती है। दृष्टि सवालिया नज़रों से वन्या की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ तुम? वन्या दृष्टि के होठों पर लिपस्टिक लगाते हुए बोली, जो अनय ने अभी अभी साफ कर दिया है ना, उसे ठीक कर रही हूँ। वन्या की बातें सुनकर जीविका मुंह दबाकर हंसने लगी। दृष्टि सारा दोष अनय पर डालते बोली, सॉरी गलती होने की है, दिन ब दिन और बेशर्म होते आ रहे हैं। जीविका दृष्टि की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोली, दृष्टि दी यू मीन रोमांटिक। ये बोलते हुए वह दृष्टि की तरफ अपनी बत्ती सी दिखाने लगी। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, रोमांटिक की बच्ची, तुम्हें बड़ा पता है रोमांस के बारे में। तो तुम्हारी और विवेक की बात कहाँ तक पहुँची है? दृष्टि की बातें सुनकर जीविका के चेहरे पर स्माइल गायब हो गई। वह दृष्टि की तरफ देखते बोली, दृष्टि दी। वो दृष्टि के पास आकर उसके कंधों को पकड़ते हुए कमरे से बाहर ले जाते बोली, चलिए दी, वरना हम हल्दी के लिए लेट हो जाएंगे। ये बोलते हुए दृष्टि को बाहर की तरफ ले जाने लगी। वन्या भी दोनों के पीछे पीछे जाने लगी। शौर्य अपने मॉम डैड और गौतम अंकल और अनिल अंकल से मिलने के बाद चैतन्य दादाजी से मिलता है। वह दादाजी की तरफ देखकर बोला, बड़ी कैसे हो आप? हम आप तो धीरे धीरे और भी यंग होते जा रहे हैं। फिर वह युवान की तरफ देखते हुए नौटंकी करते हुए बोला, युवान बड़ी संभल कर, आज हमारा ये हैंडसम यंग मैन लड़कियों के मामले में हम दोनों को भी बहुत पीछे छोड़ देने वाला है। ये बोलते हुए वह शौर्य और युवान चैतन्य दादाजी की तरफ देखकर अपनी बत्ती सी दिखा रहे थे कि चैतन्य दादाजी अपने हथियार यानी अपनी छड़ी से शौर्य का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ते तो शौर्य फुर्ती दिखाते हुए पीछे हट जाता है। दादाजी उसकी तरफ देखते हुए बोले, नालायक तुम अभी भी नहीं सुधरे, बिल्कुल पहले की तरह अपने इस बेवकूफ़ दोस्त की तरह रहो। चैतन्य दादाजी ने यह युवान की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। शौर्य भी उनकी तरफ देखते हुए दूर से बोला, यंग मैन आप भी बिल्कुल नहीं बदले,
आप पहले से भी मेरा स्वागत अपने इस अचूक हथियार से करते थे और अभी भी इसी से करने वाले थे। चेतन ने दादाजी दोनों को अपनी छड़ी दिखाते हुए बोले, तुम दोनों को पता है मेरी इस छड़ी पर तुम दोनों को मार खाना ही लिखा है, क्योंकि इसका स्वाद चखे बिना तुम दोनों अपनी उलझुल फुजुल हरकतों को बंद नहीं करोगे। दादाजी की बातें सुनकर शौर्य और युवान बेशर्मों की तरह अपनी बत्ती सी दिखाने लगे। उन्हें ऐसा बेशर्म की तरह स्माइल करता देखकर चेतन ने दादाजी उनकी तरफ देखते हुए बोले, सुधर जाओ नालायकों, अब तुम बड़े हो रहे हो। और शौर्य और युवान दोनों ने ना में ऐसे सिर हिलाने लगे जैसे कह रहे हो, हमारी ही है, अभी क्या है बड़ी, अभी तो हम बच्चे हैं। वेद, जो कि अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने दोनों चाचों को डांट खाते हुए सुन रहा था, वह अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर दादाजी की नकल करते हुए युवान और शौर्य की तरफ देखते हुए बोला, तो दल दाओ नालायको, अब तुम बले उल गए हो। फिर वह तीनों की तरफ देखते हुए अपने हाथ में मुंह छिपाकर खिलखिलाकर हंसने पड़ा। उसकी हंसी बहुत ही प्यारी और दिलकश थी। अब भी सभी उसकी मासूम हंसी में एक बार फिर से खो गए। चेतन ने दादाजी वेद की तरफ शौर्य और युवान को पॉइंट करते हुए बोले, कभी कभी तो मुझे लगता है ये छोटा बच्चा तुम दोनों से ज़्यादा समझदार है और बड़ा है। विवेक वहाँ पर आकर चेतन ने दादाजी का सपोर्ट करते हुए बोला, दादाजी लगता नहीं है, सच है ये, हमारा प्यारा वेद इन दोनों गधों से ज़्यादा समझदार है। अपने लिए गधा शब्द सुनकर शौर्य और युवान का मुंह ही लटक गया। दोनों अपना मुंह लटकाए विवेक की तरफ देखते हुए बोले, भाई ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। विवेक उनकी बातों को इग्नोर करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों के लिए ये वर्ड बिल्कुल फिट बैठता है। तभी वहाँ पर यक्षित भी आ जाता है। अपने डैडी को देखकर वेद उसके पास जाता है और यक्षित के पैरों से लिपटकर वह अपने डैडी को कुछ इशारे करने लगता है। वेद को इस तरह से अपने पैरों से लिपटा देखकर यक्षित उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, क्या हुआ बेटा? वेद यक्षित के कानों में कुछ कहता है। दरअसल उसे वॉशरूम जाना था, वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे, इसलिए उसने अपने डैडी के कान में यह बात कही। अपने बेटे की इस क्यूट हरकत पर यक्षित स्माइल करके खुद को रोक नहीं पाया और वेद को लेकर वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद अनय और दृष्टि मंडप में बैठे हुए थे। सभी अपने सामने खड़े होकर उन्हें हल्दी लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। युवान बोल रहा था कि वह सबसे पहले हल्दी लगाएगा, पर शौर्य सबसे पहले वह अपने भाई और भाभी को हल्दी लगाना चाहता था। छोटा सा वेद भी जिद करने लगा कि वह अपने अनय अंकल और दृष्टि चाची को हल्दी लगाएगा। चेतन दादाजी ने शौर्य और युवान की तरफ अपनी छड़ी दिखाते हुए उन्हें शांत करवा दिया, जिससे दोनों के मुंह बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह हो गए। गौतम अंकल वेद को अपनी गोद में लिए हुए अनय और दृष्टि के पास जाते हैं। वे वेद को हल्दी के बाउल में से हल्दी लाने को बोलते हैं। वेद ठीक से वैसे ही करता है। अपने छोटे छोटे हाथों से हल्दी भरकर वे अपने अनय चाचू के दोनों गालों पर बहुत सारा हल्दी लगाकर खुशी से ताली बजाने लगा। वेद की खुशी देखकर सबके फेस पर स्माइल आ गई। वेद ने दृष्टि चाची को भी हल्दी लगा दी। दृष्टि ने प्यार से वेद को गालों पर चूम लिया। अनय और दृष्टि दोनों ने अपने हाथों में हल्दी लेकर वेद के एक एक गाल पर हल्दी लगा दी। दृष्टि ने थोड़ी सी हल्दी अपने क्यूट से बेटू के नाक पर भी लगा दी, जिससे वह बहुत ही प्यारा लग रहा था। वेद के बाद गौतम अंकल ने अपने बेटे और होने वाली बहू को हल्दी लगाया। फिर धीरे धीरे करके सबने अनय और दृष्टि की हल्दी से बिल्कुल पोत ही दिया। शगुन जी अनय और दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, बेटा अब आप दोनों को साथ में ये हल्दी उतारनी पड़ेगी। शगुन जी की बातें सुनकर दृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, क्यों साथ में? यह सुनकर तो अनय की आंखों में चमक ही आ गई। वह शगुन जी की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है आंटी, हम ऐसा ही करेंगे। इससे पहले कि दृष्टि ना नुकुर करती, अनय ने उसे सबके सामने अपनी गोद में उठा लिया और वॉशरूम की तरफ ले जाने लगा। सबके सामने अनय के इस तरह से उसे गोद में उठाने से दृष्टि शर्म से लाल हो गई, पर वह जानती थी कि अनय एक नंबर का बेशर्म इंसान है। उसे ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती।
जीविका और वन्या भी अपने चेहरे पर लगी हल्दी साफ करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाने लगी। विवेक तो कब से जीविका को हल्दी लगाना चाहता था, इसलिए वो उसे ही ढूंढ रहा था। वहीं अक्षित का भी यही हाल था, वह भी अपनी वाइफी को भी ढूंढ रहा था, क्योंकि वह सबके सामने वन्या को हल्दी नहीं लगा पाया था। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। और अभी हल्दी का प्रोग्राम हो रहा है, अभी कंटिन्यू टच चलेगा। सब्सक्राइब करते जाना नेक्स्ट एपिसोड के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।